key question. Why do states go for war? Why do states go for war? जी कोई आइडिया की क्लू? शाबाश. In order to serve their national interest. चल बताएं. What is the best form of defense? क्या जी सर? Plundering of resources. प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन वॉर में तो खुद भी रिसोर्सेज खपते हैं और वो भी एक गैम्बल ही होता है. लेकिन ऑफ कोर्स है, आप ठीक कह रहे हैं. और सेल्फ डिफेंस और टेरिटोरियल गेन. जी सर. प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. अगर ये सारी चीजें आप वाले ये रिस्पॉन्स में ऐड कर दी जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल गेन भी इंटरेस्ट होता है. कुछ और रिस्पॉन्स था? What is the best form of सर्वाइवल भी इंटरेस्ट है. प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज बात इकोनॉमी की होगी. इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इक्वली नेशनल इंटरेस्ट होता है. तो प्राइमरीली जो कहने के ओवरआर्चिंग किस्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टेट्स गो फॉर वॉर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट और प्रमोट देयर नेशनल इंटरेस्ट. सिंपल, ठीक है. लेकिन वॉर इतना बड़ा फिनोमेना है कि उसको सिंगल एक कॉज़ैलिटी के साथ कि जी स्टेट्स जो हैं वॉर में जाती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये काफ़ी नहीं. हम इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक. स्टेट्स वॉर में जाती हैं प्राइमरीली इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन दो और वेरिएबल्स भी हैं जिसकी वजह से स्टेट्स वॉर में जाती हैं. अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट तो आप समझ गए कि स्टेट्स जब समझती हैं कि वॉर के बगैर नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं हो सकता तो नेशनल इंटरेस्ट. फियर. सर ये आ गया. अच्छा, फियर. अब फियर के फैक्टर की वजह से स्टेट्स वॉर में क्यों जाती है? प्लीज तवज्जो. आप लोग पांचों एक ही उस पे और सारी एक जैसे. दो आ गया. मैंने आपको फेवर दी है, वो लोग आप पढ़ने दीजिए. सेम फॉर यू. अच्छा जी, फियर फैक्टर. दो बेस्ट एग्जांपल. एक तो बड़ी लोकल सी है पाकिस्तान के केस में. अगर आज आप मैप को देखें तो बांग्लादेश की पोजीशन देखिएगा कि वो कहां पे एग्जिस्ट करता है. ये है बांग्लादेश. इवन इसके साथ में 3 या 4 स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एटसेट्रा. तो इंडिया को ये डर था प्री 1971 कि पाकिस्तान कैन सैंडविच इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. चलिए जी बैठ. अच्छा, India feared that Pakistan could sandwich India between East Pakistan and West Pakistan. अब हालांकि सीरियस पावर डिस्पैरिटी थी, इंडिया पावरफुल था, हमारी वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस भी एज सच नहीं थी, लेकिन स्टिल स्टेट्स जो हैं कभी भी अपने दुश्मन के बारे में उस तरह से रिलैक्स नहीं होती कि जी वो उसकी तरफ से कोई थ्रेट नहीं. इसीलिए इंडिया ने 1971 में सुनाई दे रही बात? अच्छा, इसीलिए इंडिया ने 1971 में इंटरवीन करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में हेल्प की.
कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर सके। वो इंटरेस्ट क्या है? टू रिड्यूस पाकिस्तान टू मैनेजेबल लेवल। कि आप एक पावरफुल एनिमी नहीं चाहते जिससे कॉन्टिन्यूस थ्रेट हो ईस्ट से वेस्ट से, तो फिर आप उसको रिड्यूस कर देते हैं इन पावर इन टेरिटरी। ठीक, एक तो ये फियर आ गया, इसलिए इंडिया ऑप्टेड टू गो इनटू 1971 वॉर, क्योंकि हम तो वॉर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरी एग्जांपल जो है हमारे पास वो है ऑनर, कि जी व्हाई नेशंस गो फॉर वॉर। नहीं सॉरी, फियर वाली एक और एग्जांपल आपको दूं। फियर की दूसरी एग्जांपल जो है वो थोड़ी यूरोपियन है। सपोजली कि दिस इज रशिया एंड दिस इज यूरोप। रशिया इन्वेडेड जॉर्जिया इन 2008, 8 अगस्त 2008। यहां पे भी फियर फैक्टर था। क्यों? रशिया ने जब ये देखा कि जॉर्जिया वाज आइंग टू गो इनटू यूरोपियन यूनियन एंड नेटो, और अगर वो नेटो कंट्री बन जाता तो नेटो का हेड कौन है? यूएस। तो यूएसए का जो एयर डिफेंस सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल या जो भी इवन ऑफेंसिव वेपन्स भी, वो सारे इस बॉर्डर पे आ जाते। तो क्या कोई भी कंट्री जो है वो चाहता है कि उसका दुश्मन उसकी दहलीज पे हो? कोई नहीं चाहता। तो इसलिए रशिया ने जॉर्जिया को, और इवन आजकल जो यूक्रेन में चल रहा वो भी यही कुछ है, जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन और नेटो में जाने से रोका बाय गोइंग इनटू वॉर। और उस वॉर के पीछे फैक्टर कौन सा था? फियर था। वो फियर था कमिंग फ्रॉम नेटो, कि अगर यूरोपियन यूनियन सॉरी नेटो में अगर जॉर्जिया चला गया तो नेटो के वेपन जो हैं उनके बिल्कुल डोर स्टेप पे डिप्लॉयड। ठीक है जी। सर अगर यही बात हुई तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ यूरोप तो सारे नेटो में है, तो वो उन्हीं की रेंज में आता है। डिपेंड किया जाता कि थ्रेट आप कहां से परसीव करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द थ्रेट। ठीक है जी। उनको पता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो तीनों हैं they are not into politics, but Georgia is, क्योंकि जॉर्जिया पहले इन्हीं का हिस्सा था, यूक्रेन भी। तो ये जो ईस्टर्न यूरोप है is very important, not only for Russia, for also European Union and NATO. अच्छा, तीसरा जो है कि why states go for war is honor. Honor की भी बेस्ट एग्जांपल बड़ी रीसेंट है। कोई है आपके पास एग्जांपल? सर बिफोर गोइंग टू ऑनर सर, रशिया वेंट टू वॉर विद जॉर्जिया, बट रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जॉर्जिया इज नो मोर इन ईयू और नेटो। अच्छा, इट डिडंट जॉइन। हाँ, मतलब दे सक्सेसफुली प्रिवेंटेड देयर एंट्री इनटू नेटो, बट जॉर्जिया इज स्टिल इंडिपेंडेंट राइट नाउ। ऑफ कोर्स। सर इसमें वो एग्जांपल जो आप बता रहे थे कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया था, हाँ, फिर के दे वुडंट स्टॉप एंड वी एंटर्ड इनटू अफगान को एडमायर था। चलो, लेकिन वो थोड़ी वीक एग्जांपल, ये थोड़ी बेहतर एग्जांपल फियर की पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली वो एग्जांपल भी बेहतर एग्जांपल है। ऑनर में अफगानिस्तान का आ सकता है। हाँ, वेरी वेरी गुड, समझा दें हमें आप। हाँ सही कह रहे हो, बेहतरीन। Like Mullah Umar disagreed with the name of honor के this is against our tradition, our honor person वाली। हाँ, ठीक है। हम उसामा को हैंड ओवर कर रहे हैं। लेकिन it was not Mullah Umar or Taliban who entered into war. It was actually America who entered. But that तो was हम for the case of honor. हम of course ये था, लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर पीछे ले जाएं, यूएस की तरफ से देखा जाए, USA was invaded by non-state actors on September 11, 2001. ठीक है जी? एक मिनट। USA was and is a superpower. एक सुपर पावर की प्रेस्टीज और इनविंसिबिलिटी हर्ट हुई थी, वो भी किसके हाथों? नॉन स्टेट एक्टर। एंड यूएसए feared कि जी दिस विल बी एमुलेटेड और रेप्लिकेटेड बाय एनी स्टेट नियर फ्यूचर। तो इसलिए उन्होंने अपने इस ऑनर और प्रेस्टीज को रिस्टोर और रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं असॉल्ट अटैक करना ही था, और उसको एक हॉरिफिक एग्जांपल बनाना ही था कि जब हमारे साथ पंगा लोगे तो ऐसा हो। तो 9/11 का अटैक हो। अच्छा, 9/11 के अटैक के बाद जो यूएसए ने अटैक किया वो बेसिकली इट वाज अ शोकेस ऑफ पावर इन ऑर्डर टू रिपेयर प्रेस्टीज।
यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करता चलूं, अगर आप समझते कि 9/11 का अटैक एक नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से एक सबवर्टिव अटैक था, एन एक्ट ऑफ सबोटेज और सब, सॉरी, ये इतना इजी नहीं। 9/11 का अटैक केयरफुली प्लान्ड था। अब यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी मत सोचिएगा कि इट वाज इनसाइड जॉब इंजीनियर्ड बाय यूएस। प्लान इस सेंस में था कि आप देखें टारगेट कौन से थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जो थे दे वर द सिंबल ऑफ कैपिटलिस्ट ग्रैंडियर। इन्होंने उनको हिट किया और पैगाम दिया कि वी आर नॉट हैप्पी विद कैपिटलिस्ट सिस्टम अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस। ठीक, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो जिन्होंने कहा कि हमने किया अलकायदा ने, ठीक है। देन जी उन्होंने पेंटागन को हिट किया। पेंटागन की बिल्डिंग इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड या मोस्ट सेफ बिल्डिंग तो दुनिया में समझी जाती, उनको हिट किया कि यानी वी आर नॉट हैप्पी विद योर मिलिट्री पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी इन मिडिल ईस्ट और इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक, अब तीसरा जो टारगेट था जो ना हो सका और पेंसिल्वेनिया में कहीं भी जहाज गिर गया वो था व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस पॉलिटिकल हाउस है एक तरह से, यानी एक तरह से उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बड़ा परसुएसिवली कि वी आर नॉट हैप्पी विद योर इकोनॉमिक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। ये सिंपल इवेंट नहीं है, इसमें ग्रेट ग्रेट किस्म का सिंबलिज्म इन्वॉल्व और सिंबलिज्म बहुत मैटर करता है कि आपने किसको हिट किया। हाई वैल्यू टारगेट क्यों कहा जाता है, ये जीएसटी को हिट किया जाए या किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस को हिट किया जाए, क्या दोनों बराबर? नो, कोई बराबर नहीं। बहुत मैटर करता है कि हमने पेनिट्रेट किया वहां पे और कहां पे। ये है कि तीन बेसिक जो कॉजेज ऑफ वॉर या कह लीजिए जिनकी वजह से स्टेट्स जो हैं वो वॉर में जाते हैं। प्राइमरीली आप सबने ठीक कहा कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको फर्दर ब्रेक किया। अब ठीक है, जनरली आपने कह दिया कि लोग इसलिए जाते हैं, हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। थैंक्स टू केनेथ वॉल्ट, अमेरिकन स्कॉलर। केनेथ वॉल्ट कहते हैं कि आपने अगर वॉर जैसी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को स्टडी करना है, वही आईआर के फ्रेमवर्क क्यों नहीं यूज करते? लेवल ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, मैंने जब आपसे सवाल पूछा था व्हाई डू स्टेट्स गो फॉर वॉर, आपको उसी वक्त चाहिए था कि इतना ओपन और जनरल क्वेश्चन है, इसको हम ब्रेक, लेकिन शायद पढ़ नहीं रहेगा आपको। ठीक है सर, आपने कहा था कि 5-6 क्लासेस के बाद पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आप फरवरी तक ना पढ़ें। सर आपने कहा था अभी आपको समझ नहीं आई इसलिए 5-6 क्लास के बाद पढ़ें। मैंने बुक के बारे में ये कहा था लेकिन पढ़ने से मना नहीं मैंने, मैं अपने बात वापस लेता हूं। गलती हुई। अच्छा, केनेथ वॉल्ट, अमेरिकन स्कॉलर, वो कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे वो कहते हैं ये पानी किधर है? अच्छा, वो कहते हैं कि चूंकि वॉर में जाने का फैसला स्टेट्स करती हैं एंड स्टेट्स आर रूल्ड बाय इंडिविजुअल्स और सम इंडिविजुअल्स आर एग्रेसिव, irrational and they see aggression where there is actually no aggression। मामलात को डिप्लोमेसी बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन स्टिल दे ऑप्ट टू गो फॉर वॉर। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सिंपली कहेंगे कि समटाइम्स रूलर्स या इंडिविजुअल्स आर अग्रेसिव, मोस्टली डिक्टेटर्स आर अग्रेसिव। क्यों? क्योंकि वो सोलली फैसला करते हैं और अपनी नेशन को वॉर में ले जाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसीज वॉर में नहीं जाती क्योंकि एक तो डिलेड डिसीजन मेकिंग होती और दूसरा वहां पे बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इंटेंसिटी भी कम हो जाती। लेकिन जब सद्दाम जैसे रूलर्स, हिटलर जैसे रूलर्स या कमांडो जर्नल भी हो सकता है, तो फिर वो नेशंस को वॉर में ले जाते हैं। एक इंडिविजुअल के कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं पूरी नेशन को वॉर में ले जाते हैं। अगला वो है स्टेट एंड सोसाइटी। आप सवाल जमा करते जाए, ब्रेक में आपसे बात है। स्टेट एंड सोसाइटी, हम थोड़ा सा तेज चलेंगे, क्वेश्चन मैं आपके लूंगा, आप नोट करें। ठीक, क्वेश्चन से इनकार नहीं। स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड सोसाइटी के लेवल पे हम वॉर को देख रहे हैं कि व्हाई स्टेट्स गो फॉर वॉर।
आप दुनिया की हर सोसाइटी को देख लें, वहां पे सर्टन इश्यूज होंगे। दुनिया की हर सोसाइटी में का जो मेकअप है उसमें इश्यूज होंगे। लाइक किसी सोसाइटी में पुअर इकोनॉमी की डिबेट चल रही होगी, पीपल आर नॉट हैप्पी विद ऑनगोइंग इकोनॉमिक अफेयर्स। समटाइम वहां पे डिबेट होगी कि जी डेमोक्रेसी इज बेटर और डिक्टेटरशिप इज बेटर। समटाइम वहां पे कोई किंग रूल कर रहा होगा, क्वीन या कोई और प्रिंस और प्रिंसेस, यानी इंडिविजुअल गवर्नमेंट हो, तो लोग फिर डेमोक्रेसी चाहते होंगे, तो यानी ये वहां पे डिबेट होगी। और समटाइम्स कोई और इशू हो सकता है सोसाइटी में, यानी सोसाइटी डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है, डिबेट चल रही है, और फिर क्या होता है, रूलर वॉर में जाने का फैसला करता है। अब अजीब बात कि यू आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस, फिर और आप एक नए मिसएडवेंचर या एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे दो इमीडिएट फायदे तो ये होते हैं कि जो आपकी स्टेट एंड सोसाइटी है, इट बिकम्स कोहेसिव। कैसे? कि बाहर से दुश्मन का खतरा है, मादरे वतन पे ही खतरा है, जाओ इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डिफरेंसेस भूल जाते हैं इंटरनल कोहेजन में। और फिर इसी तरह से रूलर को अपना रूल प्रोलॉन्ग करने का मौका मिल जाता है। यानी स्टेट और सोसाइटी के इस लेवल पे रूलर जो है इश्यू से तवज्जो हटाता है और बाहर के एक एनिमी की तरफ कर देता है। रूलर एक्सटर्नलाइजेस द इश्यूज, derail the attention of the people to the external enemy। वो सारी डिबेट्स जो चल रही होती है सारी खत्म हो जाती है और स्टेट जो वॉर में चली जाती है, तवज्जो हटाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मुझे आपका टेक चाहिए, बोलिएगा। थैंक यू। लीजिए। हैं? आप मुझे जरूर बताइएगा, खैर से। अब आगे एक्सरसाइज आपसे मैं पूछूंगा, ईरान और इसराइल का इशू आपने जगह बदले सोचते हैं क्या बात? ईरान और इसराइल का इशू, ईरान और इसराइल में एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, क्या इशू क्या है कि दोनों ईरानियंस कहते हैं मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर इसराइल हर जुम्मे को, और ताइवान में वो इसराइल को क्यों थ्रेट समझते हैं, एक वॉर लाइक सिचुएशन में क्यों रहना चाहते हैं? बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ईरान एंड इजराइल? कैसे समझाएं, समझ नहीं आई। जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि प्रोलॉन्ग रूल होता है, जब आप अपनी स्टेट को, अपने इलाका को किसी एक डायरेक्शन में लगा देते हैं वॉर लाइक सिचुएशन में, तो वो दूसरी तरफ जो है ना फोकस नहीं कर पाते। थिंक थ्योरेटिकली, पॉलिटिकल पॉलिसीज में क्या नाम है, काहिर। मैंने बताया कि डाइवर्ट करने के लिए आप अगर ये कहते हैं, आपकी एग्जांपल बड़ी बेहतरीन, और वो क्या कि खुमैनी का रूल डेमोक्रेटिक नहीं था, या खुमैनी साहब एंड उनके जो कह रहे हैं बाद में आने वाले सक्सेसर्स डेमोक्रेटिक नहीं था। उन्होंने डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन से तवज्जो हटाने के लिए बाहर एक एनिमी कंस्ट्रक्ट किया। जिनके होते हैं वो तो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, और जिनके नहीं होते वो फ्रॉम नथिंग टू समथिंग दे कंस्ट्रक्ट रूल। उन्होंने अमेरिका भी किया, उन्होंने इसराइल भी किया, एज बाय इन्वेस्टिंग इनटू द इशू ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है जी। अब क्या है, इस ईरान के रहने वालों की सारी तवज्जो, जो जिन्होंने एक ओपननेस देखी थी सोसाइटी में, लिबरल वैल्यूज, ओपन सोसाइटी, यकदम एक ऑप्रेसिव किस्म का इस्लामिक रूल वहां पे आ गया, सो कॉल्ड आयतुल्लाह की गवर्नमेंट आ गई। अब लोगों की एनर्जियों को रोकने के लिए, डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस को रोकने के लिए उन्होंने जी बाहर की तरफ सोचा, वो इसराइल से करना। यू आर राइट का है। और एग्जांपल, शाबाश। फिर आप अच्छा तो बोलो, शाबाश। सर हमारी अपनी गवर्नमेंट सर, कोई एग्जांपल? कि हम वेरी गुड। 70 साल से हमें वो यही फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है कि इंडिया इज आवर एनिमी एंड दे आर गोइंग टू इन्वेड अस टुडे टुमारो।
और उसके बाद हमें न्यूक्लियर बॉम्ब किसी तरह बनाना पड़ा, हमने बना लिया, उसके बाद भी हमारा ये डॉक्ट्रिन चल रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर बम हमने पहले बनाया या उन्होंने बनाया? हमने जो बनाया उसके बाद तो हमारा वो सोवरेनिटी को आज के लेक्चर के बाद ये क्वेश्चन देखिएगा कि वैलिड उतना ही रहता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है कि वी कंस्ट्रक्टेड अ थ्रेट। ठीक, हम ये देखेंगे कि ये थ्रेट हमने अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को जो है ना न्यूट्रलाइज कर दिया। They cannot at least इस लेक्चर के एंड पे आप अपना ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ लीजिएगा, हो सकता है मीनवाइल वो एड्रेस हो जाए। सर मोदी ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ सारा कुछ डाइवर्ट कर दिया था। ठीक है। गवर्नमेंट की काफी पोर परफॉर्मेंस थी। ठीक है। और फिर वो नेक्स्ट में आया भी। ठीक है, वो मोदी वाली हम एग्जांपल आगे इनका भी और आपका भी, वो पूरी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए वो रखी है, लेकिन यहाँ भी ईरान वर्सेस इसराइल। Sir, started with nuclear power, and Iran is threatened by it. It's the only nuclear power existing right now. न्यूक्लियर पावर तो और भी 4-5 हैं, उनसे ईरान क्यों नहीं थ्रेटन्ड? आइडियोलॉजीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइडियोलॉजीज का डिफरेंस किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है? Sir, in the sense that Israel has a very aggressive stance towards Middle East. The way it's treating the लेकिन मिडिल ईस्ट इज मोस्टली कंपोज्ड बाय एंड कंपोज्ड ऑफ सुन्नी अरब्स। Iran is a non-Arab country, along with Turkey, a non-Arab country. They are investing into an Arab issue, Palestine. So the Shia Sunni वाली आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह से। So that's ideology, ना Shia Sunni. That's अगर हम कहें कि ईरान जो है मुसलमानों की परसिक्यूशन पे एक्ट कर रहा है, तो मुसलमानों के तो और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिस पे ईरान का उस तरह से कहेगी। अभी भी अगर जो आया है, ये सिर्फ इंडिया का जो चेहरा सुन्नी अरबों की तरफ गया, तो इनका एक कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि $11 बिलियन की ट्रेड उनके हाथ से जाए। जी सर, ईरान बेसिकली इसीलिए करना चाहता है इन ऑर्डर टू गैदर देयर ओन उम्मा, मतलब कंट्री के अंदर मुस्लिम्स को यूनाइट करने, पाकिस्तान में इंटरनल कोहेजन जो पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा जी, ईरान, यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट थोड़ा और लेके जाओ, मिडिल ईस्ट आपको समझ आ जाए। ईरान क्या करता है मिडिल ईस्ट में एक तरह से इन्वेस्ट करके, यानी कि पैलेस्टाइन बेसिकली ईरान इंटरनल डिवीजन क्रिएट करता है सुन्नी अरबों के यहाँ। जी वो कैसे? ऑर्डिनरी अरब जो हैं, दे होल्ड दिस पैलेस्टीनियन इशू वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, लेकिन दे बिलीव आवर गवर्नमेंट्स आर वेस्टर्न पपेट्स। अब क्या होता है कि ईरानी गवर्नमेंट जब पैलेस्टाइन के इशू पे इन्वेस्ट करती है, स्लोगन जो चांट करती है, उसके नतीजे में ऑर्डिनरी अरब्स की जो हिमायत है वो अपने लिए गैदर कर रही होती है। तो यानी सुन्नी अरबों की हिमायत एट होम कम करना और ईरान के अंदर गैल्वनाइज करना सपोर्ट, ये डबल एज एक तरह से वो है, एक डबल बेनिफिट। और प्लस इसी तरह से जो क्लैरिकल रूल है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग। और अगर कोई भी उठे कि जनाब आई डू नॉट वांट दिस इस्लामिक रेजीम रूल अस, वो कहते हैं देखा दे आर द पपेट्स ऑफ दिस अमेरिका एंड इजराइल, तो उनको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है। उन्होंने वहां पे ये कंस्ट्रक्ट कर दिया कि whoever raises the question about the validity of this Ayatollah's government, they are anti इनकलाब। वहां पे पासदाराने इनकलाब के नाम से पूरी फोर्स है। तो यानी कि ईरान अगर है तो पासदाराने इनकलाब है तो ईरान है, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया के जो शियाइट मुस्लिम्स हैं वहां से भी सपोर्ट गैल्वनाइज करते हैं कि ईरान इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट साम्राज्य। दिस इज हाउ ईरान हैज asserted as the sole pillar against the साम्राज्य, शियाइट इस्लाम की। ठीक है जी, तो इसराइल के अगेंस्ट उनका कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं है। तो थैंक्स टू केनेथ वॉल्ट, जिसने हमें बताया कि जो स्टेट्स एंड सोसाइटीज हैं अपने इंटरनल मेकअप से तवज्जो उठाने के लिए भी समटाइम्स बाहर की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल भी ऐसी, नॉर्थ कोरिया के लोग भी बैठे उठाए अमेरिका जी, ये रॉकेट जो अमेरिका के लिए, ये फलाने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टे रेलेवेंट इन द फिनोमेना। क्यों? नॉर्थ कोरिया में भी इकोनॉमी सिफर है, ऑलमोस्ट 27% बच्चे सिर्फ डायरिया से मर जाते हैं। ठीक है जी, पुअर इकोनॉमी, डिक्टेटरशिप, ब्रूटल डिक्टेटरशिप है वहां पे।
तो डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन से तवज्जो उठाने के लिए वो फिर बाहर एक मॉन्स्ट्रस थ्रेट जो है वो क्रिएट करते हैं यूएस पर। अच्छा, थ्रेट हमेशा अपने से पावरफुल का किया जाता है। इसराइल न्यूक्लियर कैपेबल पावरफुल बैक्ड बाय यूएसए द सुपर पावर, ईरान करता है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे यूएसए, क्योंकि अगर थ्रेट पावरफुल ना हुआ यू वोंट बी एबल टू परसुएड पीपल टू स्टैंड बिहाइंड यू अगेंस्ट दिस थ्रेट। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी ये तीसरी पीढ़ी है, तीसरी थर्ड जनरेशन, किम जोंग इल सन और उन, ठीक है जी, दादा बाप और ये बेटा रूल कर 70-75 साल से। अब by taking this stern stance against USA, you are not only legitimizing your own existence, but also you are prolonging your rule, and by diverting the attention of the people from economic miseries. समझ आ गई बात? तो ये वहां पे चलता रहता है। प्रोपेगेंडा टीवी हैं, वो बस वो दो ही प्रोपेगेंडा टीवी, वही आपने सारा दिन देखने हैं। ये सदा समय नहीं है एंटरटेनमेंट, तो उसमें जी मिसाइल निकल रहा है, मिसाइल आ रहा है, मिसाइल निकल रहा है, तो वहां पे ऐसी सोसाइटी है। लेकिन उनके पड़ोस में उन्हीं के जो ब्रदर्स हैं, साउथ कोरियन ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एफ्लुएंट सोसाइटी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, तो किस तरह से फिर इनको कंट्रोल किया जा सकता है? ऑप्रेसिव रूल के साथ। आपको मिस्टर किम जोंग उन के वालिद की जो बरसी है उस दिन आपको रोना पड़ता है, आपको पता? अगर आप नहीं रोते आप मार के रुलाया जाता है। वहां पे सिर्फ 10 टायर की कटिंग, आपने वही कटिंग करवानी। हाँ, आप जाके आज नॉर्थ कोरिया पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा ऑप्रेसिव रिजीम्स क्या होता है। दिस इज हाउ दे एक्चुअली derail the attention of the people, redirect. प्लेटो ने आज से हजारों साल पहले कहा था कि those societies who are affluent and already cohesive, they do not go for war. क्यों? वीक स्टेट्स, पुअर स्टेट और जहां पे डेमोक्रेसी ना हो, दे ऑलवेज गो फॉर वॉर, तवज्जो हटाने के लिए, इंटरनल कोहेजन के लिए। और जब स्टेट्स ऑलरेडी प्रॉस्पेरस हो, इंटरनली कोहेसिव हो, तो रूलर के पास तो गुंजाइश ही नहीं होती कि वो वॉर में जाए। क्यों? कि बाय गोइंग इनटू वॉर यू हैव मच टू लूज दैट यू हैव अर्नड ओवर द इयर्स। आपने हमेशा देखा होगा जो वीक और भूखी रंगी स्टेट्स, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। So, but there's an exception. ना, यूएस से तो एक्सेप्शनल केस। अच्छा, वो भी बाय द वे हंगरी हैं फॉर ग्लोबल कंट्रोल। So Germany hegemonic power की वजह से गए थे, but society was prosperous. यहाँ पे इस लेवल, ठीक है जी। Russia के डिक्टेटरशिप थी, ऑफ कोर्स थी। बिस्मार्कियन जर्मनी जाता है, रशिया के कौन कौन से रूलर्स वॉर में लेके जाते हैं? कभी डेमोक्रेसी रही है वहां, ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी अगर हो तो वहां आप फिर भी वॉर में नहीं जाते। स्टेट प्रॉस्पेरस हो, आप फिर भी वॉर में नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि आप डरते हैं कि यू विल लूज, यू हैव गेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किस What about the recent incursion, sir, जो रशिया की थी यूक्रेन में? रशिया की यूक्रेन में, Was it democratic? रशिया की यूक्रेन में, रशिया इधर डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर आप रशिया को डेमोक्रेटिक समझते हैं तो सॉरी, वहां पे अपोजिशन वालों को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता, बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाता है इलेक्शन को। और यूक्रेन में भी कभी प्रो मॉस्को लीडर आता है, कभी प्रो वॉशिंगटन आता है। 2002-3 से लेके आज तक इसी तरह से दोनों तरफ कोई अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है। पुतिन अगर 99 से लेके आज तक है, दो डेकेड्स हो गए, वो पहले सदर, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सदर, और अभी आगे पता नहीं क्या बनता है जी, तो आप मैनेज कर सकते हैं। रशिया इज अ पुलिस स्टेट where everything is managed. But on the contrary, Or it is- Putin would disagree. Huh? Putin would disagree in his latest interview with Financial Times. तीसरा लेवल आ जाता है। बल्कि इवन चले पाकिस्तान की एग्जांपल मैंने वो डिस्कस नहीं की। पाकिस्तान 1980 में अफगान वॉर में गया क्योंकि जिया साहब की गवर्नमेंट थी, एंड जिया वाज दैट गाय, दैट वेरी गाय हु एग्जीक्यूटेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भुट्टो। अब पीपल्स पार्टी वाज अ फोर्स,
अब भुट्टो साहब को एग्जीक्यूट करने के बाद ज़िया को सबसे बड़ा खतरा ये था कि पीपल्स पार्टी विल रैली अलोंग इन द कंट्री एंड गैदर एंड गार्ड सपोर्ट अगेंस्ट ज़िया। उसने क्या किया, उसने इस्लाम का सहारा लिया, अमीरुल मोमिनीन और जिहाद अफगानिस्तान सारा, ठीक है जी, तवज्जो हटाने के लिए एक्सटर्नलाइज कर दी कि हमारी सोसाइटी जो है बड़ी ही कंजर्वेटिव है, they would think अमीरुल मोमिनीन is doing something in service to Islam। तो तवज्जो उस तरफ, वो डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन सारी धरी की धरी रह गई, हम सारा अफगानिस्तान में चले गए, ज़िया साहब रूल एलोंगेट करते गए और हम फजाइल अमाल पढ़ते रहे, और साथ ही मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा, उस वक्त की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा था। यानी मिस्टर ज़िया ने ये जो 6 फीट की एवरेज 5.5-6 फीट की ये जो डोमेन है मेरे और आपसे ले ली थी, इससे ऊपर की हमें दे दी और इससे नीचे कब्र को सोचे, आखिरत को सोचे, जी रूल हुजूर मैं करूंगा। This is how they externalize by using different notions, sometimes fear, sometimes religion, sometimes personal charisma. Like Kim Jong-un कहता है कि मैं अगर यहाँ पे रहूंगा तो मैं ही अमेरिकन को रोक सकूंगा, अपने लोगों से कहता है, और अमेरिकन से अभी पता क्या कह रहा है, मैं अगर रूल में रहूंगा तो मैं इन भूखे नंगों को कंट्रोल कर सकूंगा, अदरवाइज एक थ्रेट है, सिविल वॉर होगी, साउथ कोरिया को खतरा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे मैनेज अफेयर्स। हैं इंडिया की एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, सारा आपसे सॉल्व करो, ठीक है। तीसरा लेवल है, वो एग्जांपल है। तीसरा लेवल जो है, तीसरा लेवल है इंटरनेशनल सिस्टम। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं इसमें कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, या है, या है नहीं। यूनाइटेड नेशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद गवर्नमेंट। चूंकि दुनिया में गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड इज वेरी मच लाइक जंगल, तो हम कहेंगे दिस सिस्टम इज अनार्किक, केओटिक है, अनार्किक है, इसमें कोई यूनिवर्सल सॉवरेन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द स्टेट वेयर अ पावरफुल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अटैकिंग और इन्वेडिंग अ वीक कंट्री। तो ऐसा नहीं है। फिर हम कहेंगे ये सिस्टम अनार्किक है। अनार्किक सिस्टम जंगल लाइक होता है, जंगल लाइक सिस्टम में हर कोई इनसिक्योर होता है, तो अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर, कॉजेज ऑफ वॉर शुरू में जो 3 मैंने आपको बताया, अपने उन फियर्स पे काबू पाने के लिए दूसरों पर अटैक कर देता है। बिफोर दे इन्वेड अस, लेट्स अटैक देम। ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम इसी तरह, जैसे जी सऊदी अरेबिया ने यमन पे अटैक किया, इससे पहले ईरान वहां पे आया, लेट्स गो देयर। यमन ये 2015 में जो चीजें चली, ठीक है। ये आ गया 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप 1965 की वॉर को आप में से कोई अगर करके आता है, इसी 3 लेवल ऑफ एनालिसिस को यूज करके वो अगली क्लास के पहले 5 मिनट हमें प्रेजेंट करे। कौन है? हु इज दैट ब्रेव वॉलंटियर? आप भी कर सकते थे, चले अगली क्लास में आपको दीजिए। आप अगली क्लास में 1965 की वॉर का 3 लेवल ऑफ एनालिसिस आपको करके देंगे, ठीक है। अच्छा, 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। पहली एग्जांपल जो है इंडिया के केस में, स्पेशली ये जो पुलवामा के बाद के लिए जो सारा किस्सा हुआ, पुलवामा के बाद जो इंडिया की तरफ से वॉर मॉन्गरिंग या वो थी, अब इसको आप 3 लेवल पे कैसे वो करेगी। एक आप लोगों के थे कुछ इस पे, क्या इंडिविजुअल, स्टेट और इंटरनेशनल। आपने कहा कि अग्रेसिव लीडर और एक मिनट, मैंने उनसे प्रॉमिस की। जी साहब, पुलवामा के केस की किसने बात की थी? इंडिया के केस की किसने बात की? जी साहब, आप बताएं पुलवामा वाले वाकये के बाद व्हाई इंडिया वांटेड अ वॉर। चलें, हो सकता है ना चाहता, लेकिन हम कहते हैं दे वांटेड वॉर। चलें अभी डिस्कस करें। मोदी जो है वो एग्रेसर है, हाँ, और
जैसे कि उनके अपने अंदर इंटरनल इश्यूज चल रहे तो इसको मैं कहाँ पुट करूँ? हैं स्टेट लेवल अच्छा, कौन से इश्यूज हैं? शाबाश। डिस्ट्रक्शन है, मतलब स्टेट्स के अंदर कोहेजन काम है, इलेक्शंस आ रहे थे, उसके अलावा जो है इलेक्शंस आ रहे थे, गेम क्या करना चाह रहे थे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वो अपना नैरेटिव यूज करना चाहता था कि हम पहले तो आप इलेक्शन में वो अपना री इलेक्शन चाहते थे बाय बिकमिंग एग्रेसिव, री इलेक्शन ऑफ मोदी, क्योंकि इंडिविजुअल गेन होना था तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब आप कहेंगे कि जी वो चूंकि स्टेट डिवाइडेड थी, वहां पे कांग्रेस और इनकी पॉलिसी, नेशनलिज्म बढ़ रहा, हिंदुत्व तो ये वो सारे को देखते हुए स्टेट एंड सोसाइटी के लेवल पे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना चाहता Sir, था। economic growth had also slowed down. इकोनॉमिक ग्रोथ, आज मनमोहन सिंह का ट्वीट अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि ये सीरियस साइन है, एक वर्रिसम फैक्टर है कि इंडिया की ग्रोथ जो 5 पे आ गई। ठीक है, तो पुअर इकोनॉमी से तवज्जो हटाने के लिए एक एक्सटर्नल फ्रंट की तो वेरी गुड। और सर वो टैक्सेशन उन्होंने भी पूरी रिफॉर्म किया ना रीसेंट बजट, वो भी वो तो खैर अभी की, उससे पहले उन पे जो इल्जाम था कि उन्होंने अंबानी वगैरह को और लक्ष्मी मित्तल वगैरह को बहुत ज्यादा नवाजा और अपने किसानों को नहीं नवाजा, जहाँ पे 12,000 किसान एनुअली खुदकुशियां करते हैं। सर उसके अलावा स्टेट बैंक के हेड को भी हटा दिया था बिकॉज ही वाज इन कंप्लायंस विद मोदी। वेरी गुड। और नेचुरल रिसोर्सेज सोचिएगा जाके आप लोग अभी भी थोड़ा बी क्रिटिकल। जी मैम। Delayed about this process. अफगान पीस पोस्ट, वेरी गुड। ये भी हो सकता है कि डीरेल करके जो पाकिस्तान वहां पे गेन कर रहा है, पाकिस्तान की तवज्जो यहाँ पे आए, वेरी गुड। और तो पाकिस्तान का गेन जो अफगान पीस प्रोसेस से था वो लॉस किसका था? इंडिया का। तो इंडिया वांटेड टू मेक पाकिस्तान एज लूजर। कुछ कह रहे थे अभी भी। अच्छा, तो वो Sir, ये process एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। इंटरनेशनल इसको यूनाइट करने के लिए वो ये हाँ, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये यूनाइट करने के लिए कि मोदी ने अपने आप को लार्जर देन लाइफ फिगर के तौर पे, और मोदी की कैंपेन में आपने अगर उस वक्त इंडिया के एनवायरनमेंट को देखा होता तो बिल बोर्ड्स, यानी अगर आप कहीं पे फिलिंग करवा रहे हैं पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन पे तो मोदी साहब का सामने बिल बोर्ड है। फिर लोग ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जैसे खवातीन के कपड़े शपड़े, मोदी साहब की तस्वीर है जी उस पे। ठीक है जी, एक कल्ट शख्सियत का एक कल्ट क्रिएट करने के लिए। सर ठीक उसके पिछले जन्म की भी बात हो रही है। इशू खैर होती है। ठीक है जी, चलें आप इंटरनेशनल लेवल पे बताएं कि जी व्हाई डिड इंडिया वांट टू इन्वेड पाकिस्तान सपोजिटली। So, अफगान फैक्टर इंटरनेशनल में ज़्यादा फिट नहीं होगा। ये अफगान यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि विज़वी पाकिस्तान है ना, कि पाकिस्तान को डिप्राइव करना चाहते थे जो पाकिस्तान के गेन थे वहाँ। Sir, it's hate for Muslim community. तो वो US का उधर अच्छा हो गया था। अच्छा, आप फिर बताएं दोबारा से। So US का उनके साथ उनका US talks with Imran Khan और Trump personality linked. हाँ। So after that they just revoked. नहीं, हम तो पुलवामा के फौरन बाद की बात कर रहे थे। सर, पुलवामा बहुत पहले हुई। इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए कश्मीर की लीगल तवज्जो को टेररिज्म बना के, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पॉन्सर बना के और उसको पनिश करने के लिए। अब यहाँ पे पनिश करने से क्या मुराद है कि इंडिया अपने आप को यूएस की तरह से देख रहा है। उस वक्त कहा जाता था इंडियन इलेक्शन में कि वंस इम्पॉसिबल इज नाउ पॉसिबल, वंस इम्पॉसिबल इज नाउ पॉसिबल। तो यानी पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सोचा नहीं था कि दे वुड रिटेलिएट, लेकिन हमने अब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। ओनली सेकंड टू यूएसए कि जी वहां वो भी तो ड्रोन स्ट्राइक करता, पाकिस्तान चुपचाप सहता, अब हमने भी की। तो यानी एक स्ट्रक्चर एलिवेट या प्रोपेल करने की कोशिश थी अपने आप को यूएस के इक्वल बनाने के, कि जिस तरह से यूएसए ने 9/11 के लोगों को मारा, हमने 26/11 के लोगों को पनिश किया। तो वर्ड 26/11 भी तो एक सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए था ना, वो मुंबई अटैक। Sir, Pakistan China. दिस इज हाउ स्टेट। जी मैम। Pakistan China relations are also threatening. तो यहाँ पे वॉर से कनेक्ट करें इसे। Sir, शाबाश। CPEC. कैसे मैं पुट कैसे समझूं आपकी बात? शाबाश।
एक मिनट यहाँ मैं भूल जाऊंगा, वो पाकिस्तान पे अटैक करके रीजनली डोमिनेट भी करना चाहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाएं और बिकम द हेजमन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, रीजनल हेजमन, ठीक है, पनिश करके, तो ये भी इधर ही आएगा। फिर यहाँ पे आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया क्यों करना चाहता था, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में या स्पेशल पिछले 10 सालों में जो इंडिया की इकोनॉमिक सोशल जो प्रोफाइल अचीव हुई, उसने उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया और उस कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट सर, हाँ बोले, मोदी ने जो पाकिस्तान को थ्रेट किया था कि हम आपको जो है ना सलाह कर देंगे, हाँ, तो ये आपने अभी रिसेंटली देखा, अगर अरब आपके कश्मीर इशू पे नहीं बोले तो क्या है, तो अपने इकोनॉमिक प्रोफाइल को तो उन्होंने यूज किया, ये तो कह रहे हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिकली वीक करना भी हो सकता इकोनॉमिकली वीक करना भी है कि सी पैक, आप किसने सी पैक कहा था, सी पैक आपने कहा था, आप देखिए कॉन्टेक्स्ट में आ गई बात कि सी पैक धरे का धरा रह जाएगा, सी पैक रिलेटेड ग्रोथ सारी धरी की धरी रह जाएगी, पाक चाइना रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा जी, और इकोनॉमिक मिजरीज जो है पाकिस्तान की होगी शुरू, ठीक, इतना काफी एफडीआई पूरा आपका सर इसमें डन। अब दूसरी एग्जांपल है, व्हाई डिड इराक इन्वेड कुवैत इन 1990, 1990 में सद्दाम के इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, क्यों? मीडिया एक मिनट, आप खवातीन नहीं बोल रही, इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल, शाबाश गर्ल्स। सद्दाम के इराक ने 1990 में अटैक किया था कुवैत पे। क्लू मैं आपको दे दूं, अक्षय कुमार की मूवी आपने देखी होगी, वो एयरलिफ्ट, ठीक है जी, वो बेसिकली उसी वॉर पे बनी है, किस तरह से इंडिया ने अपने लोगों को 2 लाख लोगों को वहां से निकाला था, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन थी जी। वेरी गुड, सद्दाम वाज अ डिक्टेटर एंड अग्रेसर। सर वो अमेरिका के अलाई थे, उनके साथ कंप्लायंस करने के वो लिए बाद अमेरिका बाद में कूदा था, उससे पहले हम इन्वेजन को देखें। शाबाश। और थियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे, एक मिनट लाइक इराकी जो है ना वो मोस्टली सुन्नी इन्फ्लुएंस थे सर, जो गवर्नमेंट बात तो वो गवर्नमेंट तो ये की थी, हाँ, और कुवैत में नहीं, आप अगर यहाँ पे कायर कहते हैं कि सद्दाम being dictator wanted to divert the attention of the majority of Shiite Muslims since they believed a minority Sunnis were ruling them, तो तवज्जो हटाना चाहता था, वो आप यहाँ पे लिख सकते। ईरान इराक वॉर के बाद वेरी गुड मैडम, थैंक यू, मैं यही सोच रहा था, ईरान इराक के बाद आगे, वेरी गुड, ईरान इराक की कोई 8-10 साल वॉर हुई, जिसके नतीजे में इराक की इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई और लोगों ने कहा दिस इज द गाय सद्दाम, जिसकी वजह से वी आर सफरिंग फ्रॉम। तो पुअर इकोनॉमी से तवज्जो हटाने के लिए उसने ऑयल रिच कुवैत पे अटैक किया इन ऑर्डर टू कंपनसेट हर इकोनॉमिक पुअर शोडाउन। और शाबाश, वेरी गुड, है। सद्दाम अपना रूल प्रोलॉन्ग करना चाहता था। वो तो इधर आ गया, ठीक कहा आपने, क्योंकि 10-11 साल ऑलरेडी 12 साल हो चुके थे और आगे। जी सर, रीजन में भी अपने आप को शो करना चाहता था। कहाँ पे डालूं? इंटरनेशनल। इसमें रीजन में क्या चाहता था, रीजनल एस्पायरेशंस क्या थी? मतलब मिडिल ईस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा, उसकी बुश के साथ वांटेड टू डोमिनेट मिडिल ईस्ट, और थैंक यू, क्योंकि इराक कुवैत के बाद अगली बारी सऊदीया की जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं, और उसका जो फोर्स पोस्चर था वो बताता है कि जी इसके बाद अगली बारी सऊदी अरेबिया की। अच्छा चलें हम यहीं पे रखें कि पुअर इकोनॉमी थी, इंटरनल डिफरेंसेस थे,
फिर इवन इसने जो कुर्दों के खिलाफ वेपन वगैरह भी यूज किए थे, केमिकल्स वगैरह, उससे भी तवज्जो हटानी थी बाहर की तरफ। ठीक है, चलें, थैंक यू। एटलीस्ट आप एक एक्सरसाइज की अभी आप सोच सकते हैं, ठीक है। 1965 की वॉर पे हमें उस दिन वो बता दिया जाएगा। ये है जी, इस लेवल पे हम कहते हैं कि इराक कुवैत पे अटैक करके उसकी टेरिटरी भी हथियाना चाहता था जिसपे उसके क्लेम्स थे कि इट वाज वंस पार्ट ऑफ इराक। और क्यों वही टेरिटरी? क्योंकि ऑयल रिच थी। अगर रिच टेरिटरी हो और आपके हिस्टोरिकल क्लेम्स भी हो तो लेजिटिमेसी तो मिलती जुलती हो ही जाती है, ठीक है। चलें जी, ये नॉर्थ कोरिया वाली बात भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की जो हमने। अब हम जाते हैं जी टाइप्स ऑफ वॉर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ वॉर्स की तरफ, ये बिल्कुल मैट्रिक लेवल का सब्जेक्ट है यहाँ से, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी आगे चलेंगे। टोटल वॉर। टोटल वॉर जिसका से टाइटल हमें बताता है कि टोटल वॉर हैपेंस टू बी अ वॉर वेयर यू यूज ऑल योर वेपन यू हैव इन योर आर्सेनल। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 बेस्ट एग्जांपल। वर्ल्ड वॉर 2 तक एटम बम बन चुका था, वो यूज भी हुआ, ठीक है। टोटल वॉर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी स्टेट्स वॉर में जाती हैं विद केयरफुल कैलकुलेशंस, वॉर में जाती हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दो, सोशल एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इस तरह से, अच्छा, इकोनॉमिक इस तरह से कि यू यूज ऑल योर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स टू destroy the infrastructure of your enemy, bridges, roads, supply lines, infrastructure या दूसरी भी जो चीजें। किस लिए? To inflict maximum damages upon your enemy। कि even war के बाद भी जो post war rehabilitation efforts हों, वो भी इतनी massive किस्म की उनके resources चाहिए और आप कभी खड़े ही ना हो सके उसमें। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आप देखते हैं कि लंदन की every wall, every window, every door was bullet ridden। वो कहते हैं कायनात खुदा ने बनाई पर लंदन was created and established and formed by men, यानी लोगों ने बनाया। कि 1945 के बाद यानी लंदन पे इतनी बॉम्बिंग और वो सारा कुछ हुआ। टोटल वॉर, टोटल वॉर किसी रूल के तहत नहीं लड़ी जाती कि जी उस पे अटैक नहीं करना, उस पे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। अच्छा, सोशल क्या है? सोशल ये टू ब्रेक द विल ऑफ योर एनिमी। वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापानीज थे, दे वर रेडी टू सरेंडर। इवन 10 से 15 दिन पहले, एटम बम गिरने से भी 10-15 दिन पहले दे वर विलिंग टू सरेंडर। लेकिन अमेरिका ने फिर भी यूज किया। किस लिए? बिकॉज यूएसए वांटेड अनकंडीशनल सरेंडर। क्योंकि अगर वो वैसे सरेंडर करते कुछ आपको भी माननी पड़ती। And this is American way of fighting war. Complete destruction. अफगानिस्तान में भी अगर कभी आप विजिट करें तो वो एरियाज देखे जहाँ B-52 ने तबाहियां मचाई, ऐसे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग बैरन कर दी दुनिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स का स्टाइल ये होता था जी, डिवाइड, वीकन द एनिमी, देन आइसोलेट देम, देन पनिश देम। ये क्या जी? टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल एनाइलेशन। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी अफगानिस्तान में किन्होंने फेंका? अमेरिकन ने। जब आप इस तरह से अपनी विल दिखाते हैं, अमेरिकन कहते हैं कि जब आप विल ब्रेक कर देते हैं अपने एनिमी की, तो एनिमी आपके अगेंस्ट जाने का 100 बार, कई जनरेशन सोचता है। ठीक है जी, तो अमेरिकन इस टाइप के हैं। तो टोटल वॉर में इकोनॉमिक एंड सोशल पर्पसेस होते हैं और उन्हीं को आप अचीव करें। लिमिटेड वॉर, टाइटल बताता है कि लिमिटेड वॉर हैपेंस टू बी अ लिमिटेड वॉर बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। लिमिटेड वॉर में ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल। जो बात इन्होंने की थी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कि अमेरिका आया था 1990 में, जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया तो अमेरिका इंटर्ड इनटू वॉर। तो फिर अमेरिका के लिए दिस वाज अ लिमिटेड वॉर। हाउ? बिकॉज अमेरिका हैड वेरी लिटिल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। वो क्या था कि वी विल गो देयर एंड लिबरेट कुवैत फ्रॉम इराकी ऑक्यूपेशन। और वही हुआ।
they came, liberated Kuwait, and then war ended. तो जो लिमिटेड आपके पास वेपन्स होते हैं, लिमिटेड यूज करते हैं, ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट्स, गन्स या जेट्स वगैरह आप वो यूज करते हैं, आप कोई स्टेल्थ और F-35 और उस तरह से वो चीजें यूज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, लिमिटेड सोर्सेज के साथ या रिसोर्सेज के साथ आप गेन कर सकते हैं। कैसे? सीरिया किसकी तरफ से? यूएस की तरफ से। अगर हम कहें कि यूएस से, अव्वल तो यूएसए डिड नॉट एंटर इनटू फुल फ्लेज वॉर, अगर हम मान लें कि यूएसए एंटर इनटू वॉर, तो यूएसए का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ये होना था टू टॉप बशार, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ, बशार इज देयर। हम ये कहेंगे रशिया एंटर्ड इनटू वॉर और ईरान एंटर्ड इनटू दिस वॉर विद लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। वो क्या? टू स्ट्रेंथन और सॉलिडिफाई बशार रूल, और वो उन्होंने अचीव किया। कैसे? यूएसए नहीं है, आप ओबामा के उस टाइम के ऊपर, ओबामा ने कहा था, क्योंकि ओबामा एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने 2003 में इराकी वॉर को अपोज किया था, एक ऐसा एंटी वॉर प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक नया वॉर थिएटर खोलना अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो तो यहाँ से निकल रहा था 2011 में, तो वो आप इराक से निकले। सर अभी आज की खबर में आया कि उन्होंने एक वीक में बॉम्बिंग की है, वो तो लिमिटेड स्ट्राइक्स वो कर रहे हैं, लेकिन अगर यूएसए ये डिसाइड करता कि हम वॉर में हैं एज पार्टी, तो फिर बशार को जाना ही पड़ता। लेकिन ओबामा डिड नॉट हैव द हार्ट, क्योंकि इराक की वजह से और दूसरी अफगान प्रोलॉन्ग्ड वॉर की वजह से अमेरिका नहीं चाहता था इस तरफ हम, और वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अमेरिका की इस प्रेजेंस के बारे में नहीं पता कि व्हाट अमेरिका रियली वांट्स टू अचीव बाय स्टेइंग इन अफगानिस्तान। लेकिन जो अमेरिका के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लाइक ब्रजेंस्की, अल्लाह उनको नर्क में जगह दे, नर्क ही कहते हैं, नहीं मैंने नर्क ही पर्पसफुली, ब्रजेंस्की जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे और कई 8 से 10 प्रेसिडेंट्स के जो एडवाइजर हैं, और हेनरी किसिंजर, दोनों दे वर ऑफ द ओपिनियन कि जी वी एक्चुअली व्हेन वी वर कंसल्टेड वी एडवाइज्ड बुश गवर्नमेंट गो knock them down and come back, go knock them down and come back, no democracy promotion, no human rights, otherwise Afghanistan is hostile and ominous terrain, you won't be able to withdraw yourself। और वही हुआ। तो पता नहीं इनके पर्पसेस क्या थे, लेकिन हमें लगता है कि इनके जो ब्रजेंस्की और मिस्टर किसिंजर ने हमने कहा गो नॉक देम आउट एंड कम बैक, तो उस हिसाब से तो लगता था कि जी वो जाएंगे, गवर्नमेंट गिराएंगे, एक लिमिटेड सा पर्पस होकर वो आ जाएंगे। लेकिन ये लिमिटेड वॉर अगर थी भी तो उसमें बहुत बड़ी प्रोट्रैक्टेड हो उसमें आगे। सर हमारी अफगानिस्तान में लिमिटेड वॉर थी 79, हमारी पाकिस्तान की 79 to 90 के दरमियान। देखिए वॉर हमेशा होती है बिटवीन स्टेट्स। हम अफगानिस्तान में थे, लेकिन हम किसके अगेंस्ट थे? अफगान गवर्नमेंट। हम इंटरनेशनल कोalition का हिस्सा थे, जो एक्चुअली वॉर थी यूएसए एंड यूएसएसआर की। हमारे डायरेक्ट कोई डिफरेंसेस उनके वो नहीं थे। वॉर बेसिकली होती है स्टेट्स के दरमियान विद क्लियरली डिफाइंड एनिमीज। हम तो वैसे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड थी साहब, हम भी थे उसमें, ठीक है ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी वॉर आप गए थे अफगानिस्तान में अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो फिर दो स्टेट्स के फिर आप कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रॉक्सी वॉर जिसमें आएंगी हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर लिमिटेड में वो नहीं आती। प्रॉक्सी वॉर अपनी इटसेल्फ उनके अपने कहने वो हैं डायनामिक्स हैं। सिविल वॉर, अब सिविल वॉर इज अ वॉर बिटवीन two or more than two factions within one country over numerous issues, variable issues। अब
क्वेश्चन ये है कि मैंने एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड किया कि वॉर हैपेंस टू बी बिटवीन स्टेट्स, तो सिविल वॉर में तो एक स्टेट के अंदर होती, तो वो फिर कैसे वॉर? याद रखें सिविल वॉर में हमेशा स्टेट पार्टीज होती हैं, दे सपोर्ट देयर फैक्शन। तो सिविल वॉर इज अ टाइप ऑफ प्रॉक्सी वॉर। हम यहाँ पे सिविल वॉर को सिंपल करते हैं। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में 1990 की वॉर सिविल वॉर, उसमें फैक्शंस कौन से थे? पश्तून तालिबान, उज़्बेक, ताजिक्स एंड हजारास एज शुमाली था, नॉर्दर्न अलायंस। पढ़ लिया ना अफगानिस्तान को? अब ये 4 फैक्शंस थे जो लड़ रहे थे। पर्पसेस क्या थे? कंट्रोल टेरिटरी, हर ग्रुप चाहता था कि जी वो नॉर्थ वाले सेंटर में आना चाहते थे, साउथ वाले सेंटर में, और ईस्ट की तरफ जाना चाहते थे। ठीक है जी। कंट्रोल टेरिटरी मैक्सिमम जितना भी हो सके, कंट्रोल ऑफ द कैपिटल, क्योंकि जो कैपिटल को कंट्रोल करता है ना वही एक्चुअली हुक्मरान समझा जाता है, लेजिटिमेट। और इवन अगर पूरा कंट्री आपके पास ना हो लेकिन आपके पास सिर्फ कैपिटल हो तो आप ही हुक्मरान हो। ठीक है, यही बुरहानुद्दीन रब्बानी लोगों के साथ कि कैपिटल को कंट्रोल किया जाए। तालिबान भी यही, तालिबान नहीं पश्तून भी यही चाहते थे, और उसके बाद फिर तालिबान भी यही चाहते थे 1996 में। शुमाली था कि उज़्बेक, हज़ारास, ताजिक्स भी यही चाहते थे। देन अगर आप कैपिटल कंट्रोल कर लें तो आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टॉपल करते हैं। जाहिर कैपिटल आपके पास आए, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली टॉपल होगी। गवर्नमेंट टॉपल होगी तो आपने अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है जी। ये होते हैं सिविल वॉर्स के 3 या 4 ये पर्पसेस, और इसी तरह से फैक्शंस जो है वो जाते हैं। आज की दुनिया में स्टेट्स के यहाँ उस तरह से सिविल वॉर के लिए फैक्शंस तो नहीं है, मल्टीपल्स। आज की दुनिया में किसी भी एक स्टेट के अंदर एक आध फैक्शन उठता है, कोई एथनो नेशनलिस्ट स्पेशली वो उठता है, वो कहता है कि जी फेडरेशन हमें उस तरह से नहीं डील कर रही, या इस कंट्री में जो लार्जेस्ट सेगमेंट है पॉपुलेशन का, फलाना एथनिक ग्रुप, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस वेल, so we have serious dissatisfaction, we have serious concerns about them। फिर क्या होता है? फिर इसी तरह से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। पहले विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए अगर उनकी ग्रीवेंसेस को उस तरह से एड्रेस ना किया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर वो उस ग्रुप का, उस डोमिनेंट ग्रुप के अगेंस्ट फिर इसी तरह से एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। बीएलए, देखिए सिविल वॉर का स्कोप थोड़ा बड़ा होता है। बीएलए वगैरह आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड स्कोप, इवन इंसर्जेंसी के लेवल से भी वो नीचे है। तो आप कह सकते हैं कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो टेरर वो करता है, टेररिस्ट इवेंट, सबवर्टिव इवेंट, लेकिन उसका स्कोप अगर थोड़ा बढ़ जाए, वो टेरिटरी भी थोड़ी होल्ड करे तो हम कहेंगे इंसर्जेंसी। सर इंडिया कश्मीर का जो इशू है वो इसी में आएगा सिविल वॉर? इंडिया कश्मीर का इशू सिविल वॉर में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ऐसी टेरिटरी का इशू जो 2 कंट्रीज के दरमियान एक जो है वो डिस्कॉर्ड का बायस है। प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर हैपेंस टू बी अ वॉर बिटवीन 2 states who are not willing to go for war directly, rather they use third or fourth party। बेस्ट एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन्वॉल्व इन प्रॉक्सी वॉर इन अफगानिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरेबिया आर इन्वॉल्व इन प्रॉक्सी वॉर इन पाकिस्तान, शिया सुन्नी चक्कर में। अब सऊदी अरेबिया और ईरान डायरेक्ट नहीं लड़ते, लेकिन उनकी प्रॉक्सीज हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, मतलब दे कंटिन्यू देयर वॉर थ्रू अदर मींस। ठीक है जी, तो इसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। आप क्लास में प्रॉक्सी नहीं मारा करते थे दोस्त के लिए? ठीक है, आप हंस रहे हैं, ये बायस शर्मिंदगी है वैसे। अच्छा जी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वियतनाम वॉर में भी बहुत सारी प्रॉक्सी, बहुत सारे कंट्रीज थी। लाइक वियतनाम में यूएसए गया, उसने सपोर्ट किया साउथ वियतनाम को, साउथ वियतनामीज को, लेकिन फिर रशिया या सोवियत यूनियन जो उसका दुश्मन था, उसने नॉर्थ वियतनामीज को सपोर्ट किया। दोनों आपस में वॉर में नहीं गए, लेकिन दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू एक प्रॉक्सी और उसमें वो
लगेगा जो अल्टीमेटली फिर वो सर प्रॉक्सी वॉर मतलब यूएस और रशिया अगर एक दूसरे के वो हैं तो रशिया प्रॉक्सीज यूएस के सॉइल पे कर सकता है, यानी इज दैट अ प्रॉक्सी वॉर? मतलब मोस्टली अमेरिकन्स को यूज कर थर्ड ऑफ कोर्स कर सकते हैं अब मोस्टली जो प्रॉक्सी वॉर है वो थर्ड किसी कंट्री में होती है, यानी स्टेज कोई और होता है, लेकिन स्टेज कोई और होता है, लेकिन वो यूज दो कंट्रीज कर रहे होते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेस पे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेस पे, ठीक है। जैसे शिया सुन्नी वाला आइडियोलॉजिकल है, वो जो वियतनाम वाला था वो भी आइडियोलॉजिकल, एक तरफ कम्युनिस्ट थे दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट थे, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसी के मतलब सॉइल पे, लैंड पे अगर वो करेगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने 26/11 का जो अटैक किया था, जो स्पेकुलेशन है, इज इट अ प्रॉक्सी? मुंबई ताज होटल, हाँ, इज इट अ प्रॉक्सी या आउटराइट नहीं, वॉर? प्रॉक्सी के लिए जरूरी है कि एक कंट्री की प्रॉक्सी दूसरे कंट्री की प्रॉक्सी के अगेंस्ट चले। हाँ, ठीक है जी, पूछो। जो रशिया का इन्वेजन था अफगानिस्तान, फिर अमेरिका ने जो लड़ा उसके खिलाफ, वो प्रॉक्सी कहलाएगा या वो प्रॉक्सी में भी आएगा? कैसे? जैसे वियतनाम के एग्जांपल में मैंने कहा कि यूएसए गया वियतनाम में और उसने वहां पे सपोर्ट किया साउथ वियतनामीज को, और फिर दूसरी तरफ से रशिया है उसने सपोर्ट किया नॉर्थ वियतनामीज। अब साउथ नॉर्थ की वॉर एक्चुअली शुरू में प्रॉक्सी वॉर थी और उसके बाद यूएसए ने खुद अपनी फौजें भी वहां पे उतार दी, ठीक है। अब उसी का उधार जो है वो चुकाया किसने? अमेरिका ने, क्योंकि वियतनाम वॉर में अमेरिका हैड टू फेस 60,000 कैजुअलिटीज। अब आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान और इराक की वॉर में इनको टोटल 6 से 7 हजार लॉसेस हुए सिर्फ, और पूरा अमेरिका जो उसकी जुबान बाहर है। लेकिन वो जब 60,000 बॉडी बैग्स गए होंगे अमेरिकन सॉइल पे, तो अमेरिकन तो रोडों पे होंगे। तो अब क्या हुआ कि जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने दिसंबर 1979 में एंट्री की, तो इसी बर्जिंस्की ने एक लेटर लिखा किसको? अमेरिकन प्रेसिडेंट कार्टर को। उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू गिव सोवियत यूनियन देयर वियतनाम बैक। यानी जैसे उन्होंने हमें मिलिटरीली सक किया, नाउ वी विल सक देम। और फिर वही हुआ, इन्होंने यहाँ पे इस्लामिस्टों को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन। या अब मैं इसको प्रॉक्सी वॉर में कैसे समझता हूँ कि 1979 में जब सोवियत आए, उससे पहले ही 5 सालों में उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्ट कर लिया था यहाँ पे। कम्युनिस्ट कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेनर्स, आइडियोलॉग्स वगैरह बहुत ज्यादा थे। फिर पीडीपी की गवर्नमेंट वगैरह थी दाऊद के साथ, पश्चिमी खल्क वालों की। अब ये लोग आए, इन्होंने ज्वाइन किया उन्हीं कम्युनिस्ट फोर्सेस को, और मुस्लिम वर्ल्ड ने, अमेरिका ने ज्वाइन किया उन लोगों को जो कम्युनिस्टों के खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहे थे। यानी 1979 से पहले ही अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका था, लेकिन लिमिटेड। एक आया, उसने एक पार्टी को ज्वाइन किया, दूसरा दूसरी को ज्वाइन किया। एक आपको प्रिंसिपल बता दूं, जब भी कोई ग्रेट पावर किसी दूसरे कंट्री में जाती है, वो खुद पार्टी नहीं बनती, rather they join an already existing group. USA 9/11 के बाद भी जो आया, तो इसने नॉर्दर्न अलायंस, ऑलरेडी जो अच्छा बुरा थका हारा नॉर्दर्न अलायंस को यूज किया था विद 1500 कॉन्ट्रैक्टर्स विद एयर सपोर्ट एंड डॉलर्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद फिर वो सारी चीजें बनती अगेंस्ट था, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने 1979 में ज्वाइन किया था, ऑलरेडी कम्युनिस्ट थे वहां। यूएसए ने वियतनाम में ज्वाइन किया था, ऑलरेडी जो साउथ वियतनामीज थे ऑलरेडी, ठीक है। तो बाहर से जब एक पावर आती है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो खुद पार्टी नहीं बनती, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टीज में से जो आपके साथ कोई थोड़ा हिमायत याफ्ता उसके साथ। जी सर, डेफिनेशन तो फिर इसके अगेंस्ट जाती है। किसकी? ये आपने कहा कि दो ममालिक, दो स्टेट्स ऐसे करते हैं कि वो थर्ड कंट्री में जाते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, रशिया की भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, अमेरिकन की भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। डायरेक्ट तो उस वक्त हो जाती है ना कायर, जब देखते हैं कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। पहले तो थ्रू प्रॉक्सीज ही होते हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने डायरेक्ट कोई वॉर लड़ी? डायरेक्टली नहीं, तो इसलिए ये प्रॉक्सी ही रहे।
ठीक है जी? अच्छा, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आता है एसिमेट्रिक वॉर इज अ वॉर बिटवीन पार्टीज ऑफ अनइक्वल स्ट्रेंथ। ये एक पावरफुल है, दूसरी वीकर, ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह भी इसी में आता है, क्योंकि गोरिल्लाज वीक होते हैं, जिनके अगेंस्ट लड़ते हैं वो स्टेट पार्टी होती है, आर्म्ड फोर्सेस, एयर जेट्स, यूनिफॉर्म फोर्सेस, क्वालिफाइड ट्रेन्ड किस्म की फोर्सेस। इसमें होता क्या है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, कि जो वीकर पार्टी होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि हाउ टू न्यूट्रलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द पावरफुल पार्टी। जी वो कैसे? अब जैसे हम गोरिल्ला वॉरफेयर में कहते हैं कि जो गोरिल्लास होते हैं वो टाइम और जगह का तयन खुद करते हैं, उससे पहले पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं कि यहाँ से कौन वाय गुजरता है, कब गुजरता है, कितने लोग होते हैं, अगर हम एम्बुश लगाएं कितने लोग आ सकते हैं, एयर कवर तो नहीं उनके पास, सारा कुछ। आप क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मैक्सिमम कैजुअलिटीज, एम्बुश लगाया, मैक्सिमम कैजुअलिटीज आपने इन्फ्लिक्ट की, उधर ही क्लाश या जो भी वेपन है आपने वहां फेंका और लोकल पॉपुलेशन में आपकी एसिमिलेट हो गई। गोरिल्लाज लोकल पॉपुलेशन को यूज करते हैं फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफॉर्मेशन सारी वही देते हैं, फॉर प्रोटेक्शन कोई नहीं पकड़ के देता कि यही मतलब जनरल देने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि उस आर्मी के भी लोग बहुत सारे होते हैं। फिर फूड और सप्लाईज के लिए मोस्टली गोरिल्ला वॉरफेयर इन्वेडिंग फोर्सेस के खिलाफ होता है मोस्टली, और गोरिल्लास को या एसिमेट्रिक वॉरफेयर वालों को जो वीकर पार्टी होती है उसको एज होता है, उसको टेरेन का पता होता है कि माउंटेनियस है, यहाँ से किस तरफ जा सकते हैं, ये कोई दर्रा है, ये कोई स्ट्रीम है, यहाँ पे केव्स हैं, किधर जाना है, किधर जाना है, ठीक है जी। और मोस्टली जो दूसरी तरफ पार्टी होती है वो ऑक्युपेंट्स होते हैं, जिनको लोकल नहीं पता होता चीजों को। अगर हम कहें कि तालिबान की वॉर, ऑनगोइंग वॉर अगेंस्ट अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेस इज अ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में क्या होता है, वीकर पार्टी कभी भी डायरेक्ट फाइट में नहीं आती, क्योंकि उनको डर होता है कि एक ही हल्ले में फारिग हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी तो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है। फिर आप क्या करते हैं, आप जी वही हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज करते हैं, कभी कोई जर्नैल मार दिया, कभी कोई कमांडर मार दिया, कभी 2-4 लोग मार दिए, कभी डिपो उड़ा दिया। उसके नतीजे में क्या होता है, जो फोर्सेस होती हैं डिमोरलाइज होती हैं, ये जो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग है आपकी पावर को कम करता चला जाता है, डिमोरलाइज होते हैं, वॉर फटीग आती है, एक कॉन्टिन्यूस एक जो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ वॉर है वो आपको पागल कर देती है। वो जो स्ट्रेस सिंड्रोम्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना कि 7,000 अमेरिकन मारे गए और 2 लाख जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, वो यही चीजें तो होती हैं कि जी तो ये तालिबान सक्सेसफुल रहे? ऑफ कोर्स सक्सेसफुल है। अगर सक्सेस के इंडिकेटर्स अगर आप बनाएं कि टेरिटरी कितनी, लोग कितने, टाइम फ्रेम कौन दे रहा है, तालिबान। याद है 2010-11 में जब ओबामा ने कहा कि जी 2014 में हम चले जाएंगे, तो एक तालिबान कमांडर ने कहा था कि you have the wristwatch and we have got the time on our side. We are the sons of the soil. It is you who are giving time frame. We can wait. ठीक है, तो तालिबान आर विनिंग, यही तो वजह है कि डायलॉग में कौन गया। ठीक है, अगर हम कहते कि तालिबान जो है डिफीटेड पार्टी है, डिफीटेड पार्टी से डायलॉग कोई नहीं करता, वो भी पावरफुल लाइक सुपर पावर है नेटो। ठीक है, अच्छा इसके बावजूद कुछ और वॉर्स भी हैं जिनको इस हार्डकोर क्लासिफिकेशन में नहीं लाया जा सकता। लाइक जो कोल्ड वॉर है, इट वाज अ वॉर बिटवीन 2 सुपर पावर्स। उस वॉर को वॉर ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, वॉर फॉर ग्लोबल डोमिनेंस के 2 सुपर पावर्स के दरमियान वॉर थी। उसको आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों, एक तरफ कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए, वेस्ट, यूएन, पाकिस्तान, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट कैंप में कौन कौन से लोग थे, सोवियत यूनियन एक्सेट्रा। ठीक है,
चाइना भी था 1969 तक, लेकिन उसके बाद फिर अलहदा हो गई इनकी आपस में लड़ाई। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की वॉर को आइडियोलॉजिकल वॉर कहा जाता है बिटवीन इंडिया एंड मुस्लिम पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि हम आज भी अपनी वॉर में लेके आते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, मोहम्मद बिन कासिम, तकसीम बंगाल, सारा कुछ लेके आते हैं, तो फिर आइडियोलॉजिकल वॉर बनती। समटाइम्स ईरान सऊदी अरेबिया की वॉर को भी आइडियोलॉजिकल वॉर कहा जाता है, क्योंकि दे आर चार्ज्ड विद देयर रिलीजियस zeal